Hey everybody, this is Sarun Kapoor starting a session on legal current affairs for 2020 law exam. इसमें मैंने फ्रॉम अगस्त 2019 टू मई 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने के चांसेस हैं ये आपके एग्ज़ाम में वही कवर करे हैं। और जितने भी मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ किसी भी वीडियो में उसको मैंने रिपीट नहीं करा है, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग। और जितने भी मैंने पर्टिकुलरली लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे दी हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं 4 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस जो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको क्लियरेंस दे दिया था 18 सितंबर 2019 को, जिसमें सबसे पहले जज हैं हरियाणा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। एंड राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एस रविंद्र भट्ट। एंड लास्ट में जो हमारे केरला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं हरिकेश रॉय। जैसा कि आपको पता भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर 34 कर दी गई है। उसको ध्यान में रखते हुए जजेस को अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस। देखिए, आप सभी को पता है, बड़ा न्यूज़ में भी रहा है कि जो हमारे कर्नाटका के जो एमएलएज हैं उनको जो वहाँ के स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था जब तक उनका टर्म ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब कि जो 5 साल का जो असेंबली का टर्म है विधानसभा का, तब तक वो क्या नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गए ना, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया पूरे टर्म के लिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात तो सही है, आप उनको डिस्क्वालीफाई सिर्फ उनके री इलेक्शन तक कर सकते हो। मतलब कि जो जो सीट्स उन्होंने वैकेंट करी हैं रेजिग्नेशन देकर, ठीक है, रेजिग्नेशन देकर उनको वो री इलेक्शन उपचुनाव में दोबारा वो लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन इज टिल द री इलेक्शंस, नॉट टिल द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द हाउस एज रूल्ड बाय द स्पीकर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन सही है मगर फॉर द होल टर्म ऑफ द असेंबली वो सही नहीं है। सिर्फ वो अपने जो स्पीकर हैं वो री इलेक्शन तक ही उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें 5 जज बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जिसको चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हेड करा। और उन्होंने कहा कि जो ऑफिस ऑफ सीजीआई है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, और ये भी जो सीजीआई ऑफिस है इज़ ऑल्सो कम अंडर ए पब्लिक अथॉरिटी डेफिनेशन। ठीक है, आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन है, उसके अंदर ही आता है। ठीक है, और ये किसको अपहोल्ड करा? 2010 में भी दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसने सीजीआई ऑफिस को आरटीआई के अंदर बताया था, इसलिए उसको भी उन्होंने वैलिड बताया है, उसको कायम रखा है उस जजमेंट को भी। वो लैंडमार्क जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो दिशा बिल लेकर आई है। दिशा एक्ट है, बेसिकली अभी एक्ट बन चुका है। इस एक्ट में क्या करा है कि जितने भी क्राइम्स हैं अगेंस्ट वुमेन उसके लिए हार्श पनिशमेंट का प्रोविज़न है कि ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है पनिशमेंट। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है स्पीडी ट्रायल के लिए, जल्दी से जल्दी केसेस को ख़त्म करने के लिए अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 2019। और इसमें जो पॉस्को के केसेस हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट के जो केसेस हैं उनसे भी डील करा जाएगा। और जो पहले केसेस को डील करने का जो टाइम पीरियड 4 मंथ था अब उसको 21 दिन कर दिया गया है। ठीक है, 21 दिन के अंदर हमने उस चीज़ को हमने पूरी फाइनल जजमेंट देनी है। बेसिकली ये रूल बना दिया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अब दूसरा, आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने का जो एक क्लियर करा है जो मैटर। और अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? विधान परिषद। ठीक है, पूरे इंडिया में पहले नवंबर में अराउंड 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। ठीक है, और अब जब आंध्र प्रदेश ने ये जनवरी में ये जो लेकर आए हैं जनवरी 2020 में, तो अब हमारे सिर्फ 5 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल रह गई है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, और जो 169 है इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिफ़ाइन किया गया है और इसी के अंदर ही लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश होती है और अबॉलिश होती है इसी आर्टिकल के अंदर 169 में। उसके बाद आ जाता है हमारा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। अब ये हमारी जो सिचुएशन है कोविड-19 को उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको लागू करा है, इसको एनफोर्स करा है।
और कोई भी पर्सन इसे डिसोबे करता है, इसके अंदर जितने भी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, तो वो उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, 188 के अंदर उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और क्या है कि डिसओबीडेंस टू ऑर्डर प्रोमल्यूगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ये दो प्रोविजन, ये एक प्रोविज़न है, ठीक है, किसका, तो हम इसको देखते हैं, ये हमारा आ जाता है, ये दिस इज़ क्लोज 1 ऑफ 188, ठीक है, ये क्लोज 1 है, क्योंकि ये रहा क्लोज 1 एंड क्लोज 2। सो क्लोज 1 क्या कहता है कि यदि कोई भी किसी ऑर्डर को जो लॉफुली प्रोमल्यूगेट बनाया गया है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाए गए ऑर्डर को कोई डिसोबे करता है और वो उसका डिसओबीडेंस किसी को ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है या किसी को इंजरी करता है, किसी को पर्सनस को जो लॉफुली वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ, 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, या फ़ाइन, या दोनों, ठीक है, दोनों भी मिल सकता है, उसे फ़ाइन भी मिल सकता है और 1 साल की एक महीने की सज़ा भी मिल सकती है। और दूसरा क्लोज 2 क्या कहता है 188 का, इफ़ सच डिसऑबीडेंस कोजेज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, कि उसका जो वो उल्लंघन कर रहा है जो 188 का, उसका उल्लंघन किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डालता है या किसी की हेल्थ या सेफ्टी को डेंजर में डालता है, तो उसको 6 महीने की जेल होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी, या फ़ाइन लगेगा, या दोनों लगेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ही ऑफेंसेस कॉग्निजेबल भी हैं, बेलेबल भी हैं, और क्या कह सकते हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किए जाएंगे, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ऐसा कोई नहीं है। तो ये है हमारा सेक्शन 188, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम। देन विवाद से विश्वास स्कीम, ये जो हमारा फाइनेंस एक्ट, जो हमारा इस साल का बजट आया है 2020 का, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये लेकर आई हैं, उसके अंदर ये बेसिकली किसके लिए है कि जो डायरेक्ट केसेस से संबंधित जितने भी केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं, और जो मतलब कि जो पैसा नहीं आ रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि वो पैसा निकल आए वो, और उनके ताकि जो जितना भी रिकवरी करनी है वो लोगों से आसानी से हो सके। तो उन पेंडिंग केसेस को, डायरेक्ट केसेस को जो डायरेक्ट केसेस से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ये लेकर आई है। इसका इंग्लिश वर्जन है नो डिस्प्यूट बट ओनली ट्रस्ट, ठीक है। बेसिकली क्योंकि इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स होते हैं वो भी कई बार गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर फंस जाते हैं, उनको भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनको कहा गया कि कोई लड़ाई वाली बात नहीं, सिर्फ ट्रस्ट की बात। नाउ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, ये जो एक्ट है 228 लो कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस के अंदर इसके अंदर रिकमेंडेशन दी गई थी इस चीज़ के लिए। बेसिकली एक सेंट्रल डाटाबेस क्रिएट करना सभी बैंक्स एंड क्लिनिक्स का जो इस चीज़ से डील करते हैं, इस टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, ताकि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें कि जो लोग इलीगल सेल कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं एम्ब्रियो की, ठीक है। सो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है फॉर द बर्थ ऑफ चाइल्ड है कि इस टेक्नोलॉजी से यूज़ के लिए, ठीक है, और इससे हम इलीगल जो उनकी ट्रेडिंग है बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट लेकर गवर्नमेंट आई है। उसके बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई है उनको राज्यसभा का मेंबर चुन लिया गया है, आप सभी को पता होगा। एंड क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 80 के अंदर ये प्रेसिडेंट जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अराउंड 12 मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो उनके पास किसी स्पेशल नॉलेज हो, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, इस फील्ड से रिलेटेड उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, तो प्रेसिडेंट जी क्लोज 3 के अंदर आर्टिकल 80 के नॉमिनेट करते हैं, जैसे इनके पास लॉ की स्पेशल नॉलेज है। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन बहुत पूरी साल में न्यूज़ में रहा है बिकॉज निर्भया केस के कारण। सो जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसको सेक्शन 142 के अंदर ही फाइल किया जाता है, ठीक है। और ये फाइल तब होती है जब रिव्यू पिटीशन जो होती है वो रिव्यू पिटीशन एपेक्स कोर्ट डिसमिस कर देती है। अब रिव्यू पिटीशन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 137 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 137 में क्या है, रिव्यू पिटीशन जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट्स को दोबारा रिव्यू करती है, और जब वो खारिज हो जाती है तो तब क्यूरेटिव पिटीशन लगती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 142। उसके बाद आ जाता है हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो है हमारा जो फाइनेंस बिल 2020 आया है, जो बजट आया है उसके अंदर हटा दिया गया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो टैक्स है जो कंपनीज अब जो भी डिविडेंड पे कर रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, उस डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, उसको हटा दिया है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग एंड
अमेंडमेंट इन एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। अब जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लागू हुआ है उसके अंदर एक ऑर्डिनेंस पास कराया है सरकार ने कि बेसिकली कि जो भी पर्सनस हेल्थ केयर पर्सनल्स जो हेल्थ केयर डॉक्टर्स को या जो भी हेल्थ केयर हमारे वर्कर्स हैं उनको अटैक करते हैं तो उसको 6 से 7 साल की जेल का प्रावधान डाल दिया गया है ऑर्डिनेंस के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपिडेमिक एक्ट को कंकरेंट एक्ट कहा है, कह दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग तरह के रूल्स ला रही हैं, बिकॉज एपिडेमिक एक्ट को क्या कर दिया है, कंकरेंट एक्ट कह दिया है। और 23 अप्रैल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक ब्लैक डे कहा था, इंडियन ब्लैक डे, बिकॉज क्योंकि लगातार जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसके ऊपर अटैक हो रहे थे इंडिया में, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े और ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा। उसके बाद आ जाता है हमारा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टेट मिनिस्टर को आई थिंक पता नहीं कौन से स्टेट के मिनिस्टर हैं उनको जो उनको वहाँ से रिमूव कर दिया है ओवर डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन के लिए ये हैं हमारे मणिपुर के फॉरेस्ट मिनिस्टर थे जो जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा था, मगर लेटर ऑन वो बीजेपी की टिकट से मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो उनके खिलाफ एक डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन जो है कि जैसे हमारे को आपको सभी को पता है एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविज़न है कि यदि कोई पर्सन किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और फिर उस पार्टी को छोड़ देता है तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उसके जो मेंबरशिप है असेंबली की वो कैंसिल हो जाती है। तो ये जो स्पीकर हैं वहाँ के मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके पास ये पटिशन डाली गई, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आर्टिकल 142 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने प्रोसीजर को किसी भी तरीके से चेंज कर सकती है जस्टिस देने के लिए लोगों को, तो उन्होंने उसको कैबिनेट में से हटा दिया एज ए मिनिस्टर, एंड स्पीकर इज़ टू एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल इन केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पटिशन अंडर द 10th शेड्यूल। और उन्होंने साथ साथ में ये निर्देश दिया स्पीकर को कि स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करे डिस्क्वालिफिकेशन पटिशन के केसेस के अंदर अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 212 है वो बताता है कि कोर्ट्स इन इंडिया, जो कोर्ट्स हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, वो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, तभी इस चीज़ को मेंशन करा गया है। उसके बाद आर्टिकल 145 जो है वो एम्पावर करता है कि सुप्रीम कोर्ट टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसीजर फॉर कोर्ट्स, कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपनी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर से रिलेटेड रूल्स में चेंजेस कर सकती है। उसके बाद जाता है यूपी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई हैं, उन्होंने जो लेबर लॉज हैं वहाँ की उसको सस्पेंड कर दिया। बेसिकली जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है वर्कर्स का यूपी के अंदर, और अराउंड अब तक भी 17 से 18 लाख माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो 3 साल के लिए उन्होंने लेबर लॉज को इसलिए सस्पेंड कर दिया ताकि आसानी से उनको एम्प्लॉय करा जा सके, किसी भी फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो फैक्ट्री ऑनर्स के ऊपर। ठीक है, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी रिवाइव कर दें दोबारा से, और आसानी से जो वर्क है इंडस्ट्रियल वर्क है वो चले। ठीक है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, इनसे संबंधित जो, और जैसा कि आपको पता है कि जो लेबर है वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट है। कंकरेंट सब्जेक्ट का मतलब उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया है फॉर द अप्रूवल। उसके बाद आ जाता है हमारा कि जो महाराष्ट्र के जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी 9 सीट्स वैकेंट हैं। उन 9 सीट्स को जो इलेक्शन होने हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने उसको अप्रूवल दे दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। देखिए जैसा कि आपको पता होगा वहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, मगर उसको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी एक हाउस की, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना होता है। तो इसलिए 6 महीने के अंदर उद्धव ठाकरे जी को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को कौन चुनता है, उन्हीं के एमएलए तो उनको वोट दे के चुनेंगे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, राज्यसभा की तरह अपर हाउस है इन स्टेट लेजिस्लेचर, और इस्टेब्लिश कौन से आर्टिकल में है, 169 में। और एवरी मेंबर जो होता है 6 साल के लिए सर्वाइव करता है। 6 साल के बाद जो 1/3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो एवरी आफ्टर हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो होता है वो रिटायर हो जाते हैं, उनका जो टर्म ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जितने भी हेड ऑफिसेज हैं वो याद करना ज़रूरी है। जो हेड ऑफिस मेन तो न्यू दिल्ली में ही है, और अदर जो ऑफिसेज है रीजनल ऑफिसेज, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद एनजीटी ने जो विजाग गैस ट्रेजेडी हुई है उसको उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस कहा है। उन्होंने कहा है कि कंपनी को उन्होंने कह दिया कि कोई कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एक्सीडेंट लीक केस था, ठीक है। मगर लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आप सभी को पता है कि टॉर्ट के अंदर आता है। टॉर्ट क्या कहता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर कि एक पार्टी, एक कंपनी छूट सकती है कि उसको कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है एक्सीडेंट से रिलेटेड। मगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चाहे जिस पर्सन की, जिस भी कंपनी से कोई नुकसान हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी भी फैक्ट्री से, चाहे उनकी उसके अंदर गलती थी चाहे नहीं थी, उनको एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर तो लायबिलिटी के अंदर पे करना ही पड़ेगा नुकसान को, कम, ठीक है, जो जितने भी वर्कर्स हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो लीगल एब्सोल्यूट एक्सपर्ट्स ने कहा कि 1986 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओलम लीक, गैस लीक केस में कहा था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो होता है ना बहुत ही इनएडिक्वेट है सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए कंपनी को ज़रूरी है कि कंपनसेशन पे करे चाहे उनकी नेग्लिजेंस थी कि नहीं थी। तो इसलिए लीगल एक्सपर्ट्स एनजीटी के ऑर्डर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने इस केस को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस क्यों कहा, क्योंकि 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये चीज़ कही थी कि चाहे नेग्लिजेंस हो चाहे ना हो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है ये कहाँ का आविष्कार है, ये सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ही आविष्कार है, ठीक है। ये टर्म इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ही डिस्कवर करी थी। देन उसके बाद में आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोऑपरेटिव बैंक्स को सरफेसी एक्ट में डाल दिया है। सरफेसी एक्ट क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। बेसिकली ये एक्ट उनके लिए है फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए, ठीक है। पहले सभी कमर्शियल बैंक्स वगैरह इसमें आते थे रिकवरी के लिए, ठीक है, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं इस एक्ट के अंदर। तो इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स के अभी कोई अब पैसा लेके भागेगा या कोई नहीं देगा तो उसके ऊपर भी इसके अंदर मुकदमे चलाए जाएंगे बेसिकली। तो यही थे हमारे लीगल करंट अफेयर्स अप टू मई 2020, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको जो अदर लीगल करंट अफेयर्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर अदर स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू योर एग्जाम, and can also refer the other courses of Indian polity in the description box. And thank you. Please subscribe the channel, it really motivates us.